हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार गौरव और गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए फटाफट जल्दी से अपना ज्योग्राफी का एक सेशन स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बेसिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, यानी अक्षांश और देशांतर रेखा। आपको यहां से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में जरूर मिलता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। और इसमें आपसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में आपसे क्वेश्चन टाइम निकालने के लिए, डेट निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आइए फटाफट जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स होते क्या हैं? देखिए, सीधी सी एक बहुत सिंपल सी लाइन, सब कुछ इमेजिनरी होता है, यानी काल्पनिक होता है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये हमारी अर्थ यानी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी का एक कह सकते प्रारूप यानी ड्राफ्ट या मॉडल कह सकते हैं, मॉडल है, जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ये ग्लोब का एक अर्थ का एक प्रतिरूप है, जिसे ग्लोब कहा जाता है। और इसी ग्लोब के अध्ययन के लिए और इसी ग्लोब को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन, ये कुछ इमेजिनरी लाइन खींची जाती हैं और इन्हीं इमेजिनरी लाइन को लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कहा जाता है। इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। सबसे पहले बहुत आसान सी चीज, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, आप इस बात को समझिएगा। हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ने जा रहे हैं, अक्षांश देशांतर पढ़ने जा रहा है। और पहला क्वेश्चन यह है कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं? तो अक्षांश और देशांतर दोनों ही इमेजिनरी लाइन है, जो किस पर? जो ग्लोब पर। ग्लोब मतलब एक ड्राफ्ट या एक कह लीजिए पृथ्वी का प्रारूप होता है, उसको लिए उन्हीं लाइंस को हम जो है अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ग्लोब के अध्ययन के लिए, किसके लिए? स्टडी ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के अध्ययन के लिए कुछ हॉरिजेंटली और कुछ वर्टिकल इमेजिनरी लाइन। वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, सर आप जो देख रहे हैं ये वाली लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन है, यानी ये जो है, ये वाली जो रेखाएं हैं ये है आपकी अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स हैं। और जो आप इधर देख रहे हैं, ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये सभी लाइनें क्या हैं? ये लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं इमेजिनरी लाइन होती हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। चलिए, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अक्षांश रेखाएं। वैसे मैं आपको बताऊं, लैटिट्यूड लाइन डिस्कस करने से पहले, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिस्कस करने से पहले, इन इमेजिनरी लाइन की हमें जरूरत क्या हुई, इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले थोड़ा सा ये समझते कि आखिर इन लाइन की जरूरत क्या हुई। तो देखिए, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इनकी जरूरत ये हुई कि ये वाली लाइनें किसी स्थान की स्थिति के लिए, टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, किसी स्थान की स्थिति निकालने के लिए, किसी स्थान की स्थिति निकालने के लिए ये इमेजिनरी लाइन खींची जाती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा। ये दोनों ही मिलकर के, जैसे आप देख रहे होंगे, ये वाली लाइनें जो हैं वो लैटिट्यूड यानी ये जो है लॉन्गिट्यूड यानी ये है अपनी जो है देशांतर रेखा, और ये है लैटिट्यूड्स यानी ये है अपनी जो है अक्षांश रेखा। ये जो आप देख रहे हैं, कौन सी? रेड कलर वाली जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये है अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स लाइन, और जो ब्लैक कलर की मैंने खींच रखी है, ये है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। अब जरा समझिएगा, दिखा रहा है वॉशिंगटन डीसी 39 नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 77 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी ये दोनों मिलकर के क्या दिखा रही हैं? वॉशिंगटन डीसी की लोकेशन को, यानी वॉशिंगटन डीसी की स्थिति को दिखा रही है। तो सबसे पहले बहुत आसान सी बात, बहुत छोटी सी बात, अक्षांश देशांतर रेखाएं इमेजिनरी लाइन होती है ग्लोब पर, और इन रेखाओं को जो है वो किसी स्थान की स्थिति निकालने के लिए खींचा जाता है।
नेक्स्ट वन, अब अक्षांश रेखाओं को डिस्कस करते हैं, यानी लैटिट्यूड्स को डिस्कस करते हैं। तो आप जैसा कि मैप पर देख पा रहे होंगे कि ये अर्थ पर बनने वाले सर्कल होते हैं। वास्तव में ये अर्थ पर बनने वाले सर्कल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, थोड़ा सा समझे तो आप बस इतनी सी चीज समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और इसके बीचों बीच से एक लाइन खींची गई है और इस लाइन को आप कहते हैं इक्वेटर। इसके बीचों बीच से एक लाइन खींची गई है और इस लाइन को आप कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, और इस भूमध्य रेखा पर हम मान लेते हैं कि ये जो है वो है अर्थ का सेंटर, ये पृथ्वी का केंद्र है। और इस पृथ्वी के केंद्र से हमने क्या किया, अर्थ के सेंटर से एक एंगल बनाया 10 डिग्री ईस्ट नॉर्थ में, 10 डिग्री नॉर्थ में हमने एक एंगल बनाया। और इस एंगल को बनाते हुए हमने एक सर्कल नॉर्थ में 10 डिग्री का बना दिया। बस यही क्या कहलाएगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। दोबारा से सुनिएगा, बहुत ही बेसिक, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। जैसे दोबारा से एक बार समझते हैं, जैसे आप देखिएगा ये हमारी अर्थ है और आप सब जानते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, ये हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो भागों में बांटती है, और हम मान लेते हैं ये हमारी अर्थ का सेंटर है। वैसे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इक्वेटर से नॉर्थ वाला पार्ट यानी ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। अब जैसे साउथ में हमने एक एंगल बनाया, और एंगल कितना बनाया सर आपने, आप समझ लीजिएगा 45 डिग्री का यानी 45 डिग्री का एंगल बनाया। और इसी एंगल पर हमने, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, इसीलिए हमने इस पर क्या किया, एक सर्कल बना दिया, और यही सर्कल जो है वो क्या कहलाएगा, 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यही जो है 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहलाएगा। इतनी सी बात, एकदम इजी सी बात कि सर अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि ग्लोब पर इसलिए बनाई जाती है ताकि हम किसी स्थान की स्थिति को आइडेंटिफाई कर सकें। हालांकि इनके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी 100% कि ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो अर्थ के सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से पोल्स की ओर खींचे जाने वाली दूरी होती है, और इन्हीं को हम लोग अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त कहते हैं। और ये वास्तव में अर्थ पर बनने वाले क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। ये वास्तव में अर्थ पर बनने वाले वृत्त होते हैं, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। ये यहां आप देखिए रेड कलर से मैंने बनाया है, ये अपना 0 डिग्री है। इस तरह से ये जाएगा और वापस वहीं से आके ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। तो मैं ऐसे आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर बनने वाला सर्कल होती हैं, और जो हमारा 0 डिग्री है यानी जो हमारा 0 डिग्री है यानी जो हमारी जो है इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है, ये सबसे बड़ा सर्कल है, ये सबसे बड़ा सर्कल है। और इक्वेटर की पोल्स की ओर चलने पर, इक्वेटर से पोल्स की ओर चलने पर, इक्वेटर से पोल्स की ओर चलने पर क्या हो जाता है सर, ये इनका साइज जो है वो घटता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। ये जो सर्कल है 90 डिग्री का, देखिए 0 डिग्री का सर्कल सबसे बड़ा है, 90 डिग्री का सर्कल
सबसे छोटा है, 15 डिग्री जो है वो थोड़ा सा और छोटा है, 30 डिग्री और छोटा है, 45 डिग्री और छोटा है, 60 डिग्री और छोटा है, और लास्ट 75 देखिए आप कितना छोटा है, और 90 डिग्री तो एकदम छोटा है। यानी ये जो है अर्थ पर बनने वाले सर्कल होते हैं और इक्वेटर से पोल्स की ओर चलने पर उनका आकार घटता जाता है। वैसे इक्वेटर का साइज जो है, भूमध्य रेखा का साइज जो है वो 40,075 किलोमीटर यानी 40,075 किलोमीटर जो है वो इसका साइज होता है। किसका? इक्वेटर का, भूमध्य रेखा का। दूसरी बात सेकंड वन समझिएगा, इनकी संख्या, नंबर, भूमध्य रेखा सॉरी इक्वेटर यानी ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी संख्या, तो 179 यानी ग्लोब पर इनकी जो संख्या होती है वो होती है 179। क्यों 179 होती है सर? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 90 सर्कल ऊपर बनते हैं, इधर देखिएगा 90 सर्कल नॉर्थ में बनते हैं, 90 सर्कल साउथ में बनते हैं, और एक सर्कल है 0 डिग्री वाला। तो अगर आप इसे टोटल करेंगे तो 181 होता है। लेकिन सर ग्लोब पर 90 डिग्री का सर्कल बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। 90 डिग्री का सर्कल ग्लोब पर बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, वह एक पॉइंट होता है। इसीलिए हम इस 181 में से 2 घटा देंगे और आंसर आएगा 179। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर क्या होती है तो 179 होती है। लेकिन अगर हम इसे मैप पर बनाएं, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि किसी गोल चीज को मैप पर बनाया जा सके, लेकिन फिर भी बनाए तो हम 90 डिग्री की लाइन यहां, 90 डिग्री की यहां और 0 डिग्री की बीच में बना सकते हैं। 0 डिग्री की हम जो है वो बीच में बना सकते हैं, 0 डिग्री की लाइन बीच में हम बना सकते हैं। अब इसका टोटल करेंगे तो 181 हो जाएगा। और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर कितनी होती है तो ध्यान रखिएगा ये है 179, और अगर पूछे मैप पर कितनी होती है तो आंसर याद रखिएगा 181। 181 ये जो है कहां होता है तो सर 181 जो है आपका जो है मैप पर होता है। तो ये इनकी संख्या थी जो आपने अभी समझा। नेक्स्ट वन आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जोन को हम लोग हिंदी में कटिबंध भी कहते हैं। एक्चुअली जोन क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसके लिए जरा ध्यान दीजिए, ये 15 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, ये 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इन दोनों के बीच में जो ये गैप है इसे कटिबंध या जोन कहते हैं। अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे करना चाहें जरा समझिएगा, कैसे करना चाहें। इस 30 डिग्री को यहां से हटा दीजिए और ये लिखा है सर कितना 15 डिग्री, ये है 15 डिग्री, और मान लेते हैं ये है 16 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 111.13 किलोमीटर होगा। 0 डिग्री इसकी जो वैल्यू है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होगा। और सबसे बड़ी बात, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे तो इसे बोलेंगे जोन। इंग्लिश में बोलते जोन और हिंदी में बोलते कटिबंध। अच्छा, नेक्स्ट वन विषुवत रेखा से 0 अक्षांश के उत्तर व दक्षिण में, यानी इसे कहते नॉर्दर्न लैटिट्यूड और इसे कहते साउथ लैटिट्यूड, और ये अभी हम लोगों ने समझा था। नेक्स्ट वन अगली बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही बेसिक है ग्लोब के अध्ययन में। तो देखिएगा, जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं, जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं, जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं, इसे इक्वेटर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जो है वो जाना जाता है। फिर दूसरे नंबर पर 23.5 डिग्री नॉर्थ को
कर्क रेखा कहा जाता है, और 66.5 डिग्री को आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा और 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक सर्कल भी कहा जाता है। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन 100% आ सकता है कि सर ऐसा क्यों कि 23.5 डिग्री 23.5 नॉर्दर्न को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों कहा जाता है? सर हम 23.5 की जगह 23.5 की जगह 30 डिग्री रख लेते सर, 30 डिग्री का कर्क रेखा रख लेते और 60 डिग्री का जो है आर्कटिक सर्कल रख लेते और 90 डिग्री पर पोल हो ही जाता है। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं ये ग्लोब है और ये हमारी अर्थ का, पृथ्वी का एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप है, उसी का एक इमेज है। और आप समझिए इस पर ये हमारी ग्लोब बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं है। अगर ये ऐसे सीधी होती कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टर्न है यानी झुकी हुई है। इसीलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। और ये अपनी एक्सिस के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है टू मेक द एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स एक्सिस। इसीलिए हम 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल और साउथ को अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। चलिए, आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी और आप इन लाइनों की संख्या को याद रखेंगे। नेक्स्ट वन देखिएगा, अफ्रीका। देखिए जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, बहुत ही इमेज, बहुत ही शानदार मैप। जरा समझिएगा, 0 डिग्री यानी ये इक्वेटर है, उसके बाद 23.5 ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जिस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं सर वो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों बड़े सर्कल गुजरते हैं। और हां, आपको यह भी ध्यान देना होगा, आप सब लोग जानते हैं कि यहां जो है, इस जगह जो है वो सन यानी सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो आती हैं आपका कब? 21 जून को। और यहां सूरज दादा की लंबवत किरणें आती हैं 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और इसी के बीच में सन जो है वो क्या होते रहते हैं? रोटेट होते रहते हैं। और ये वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा गर्म, इसे ट्रॉपिकल जोन यानी अफ्रीका का मैक्सिमम पार्ट ट्रॉपिकल जोन में आता है यानी उष्ण कटिबंध में आता है। इसीलिए अफ्रीका और सबसे ज्यादा गर्म कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। नेक्स्ट वन, अगली बात करें, कुछ ऐसी लाइनें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 49th डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये क्या है सर? ये अमेरिका और कनाडा के बीच। आप देखिए इसे हम लोग 49th पैरेलल भी बोलते हैं। और सर ये कैसी लाइन है? ये जो है आप समझिए, ये कनाडा और अमेरिका के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है। और इस लाइन पर कभी भी कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हुई जिससे कि लोगों के बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हुआ हो। इसीलिए इसे विश्व की शांत सीमा रेखा भी कहा जाता है। आगे बात करें हम तो जैसे आप देखेंगे 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड या 30 डिग्री आप कह लीजिए पैरेलल लाइन को, जो है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? तो वो 38 पैरेलल लाइन है। फिर उसके बाद ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप देखिएगा, इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत शानदार सा मैप भी लेके आया हूं। जो आप ये देख रहे हैं
24 डिग्री 4 मिनट। ये लाइन ऐसे 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 जाती है और बाद में जाकर के ऐसे सीधी हो जाती है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? डिस्प्यूटेड है, विवादित है। 24 डिग्री 4 मिनट, 24 डिग्री 4 मिनट, 24 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड सर क्रीक क्षेत्र में, यानी सर क्रीक में क्या करती है? कच्छ को और गुजरात, कच्छ में भारत और पाकिस्तान को क्या करती है? अलग अलग करती है। कौन सी? 24 डिग्री 4 मिनट। कहां? गुजरात में। किसको? भारत को। किससे? पाकिस्तान से अलग करती है। 24 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखें, देखिएगा सर। ये इंपॉर्टेंट 12 डेज हैं जिनसे होकर के 13 डेज हैं जिनसे होकर के कौन सी? जिनसे होकर के इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा निकलती है। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। इक्वेडर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, गैबोन हो गया, कांगो हो गया, कांगो रिपब्लिकन हो गया, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, कवारत्ती और सर साओ टोम जो है, ये ऐसे देश हैं या ऐसे द्वीप समूह हैं जिनसे होकर के इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा जो है वो निकलती है। फिर इसके बाद टोटल 18 देश हैं जिनसे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा निकलती है। फिर उसके बाद आप समझिएगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ये मकर रेखा जो है वो कहां से होकर के? तो चिली हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया। उसके बाद नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, यानी ये आपके 5 देश अफ्रीका से हैं। और ऑस्ट्रेलिया, यानी 5 और 1 6 और 4 10 ऐसे देश हैं जिनसे होकर के जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा गुजरती है। फिर उसके बाद आप ये वाली इमेज भी देखिएगा और ये बहुत ही औसम इमेज है। जैसे मैप है, जैसे आप देखेंगे ये लिखा हुआ लिम्पोपो रिवर। ये लिम्पोपो रिवर क्या है? तो ये मकर रेखा को 2 टाइम्स यानी 2 बार क्रॉस करती है। जैसे आप देखेंगे इक्वेटर, जैसे कांगो रिवर है यानी कांगो नदी है, ये भी अफ्रीका में इक्वेटर को यानी भूमध्य रेखा को 2 बराबर पार्टों में क्या करती है? डिवाइड करती है। और बहुत औसम सी चीज एक मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि हमारे देश में एक नदी है माही, और माही की भी एक सहायक नदी है बनास नदी। ये बनास नदी जो है, माही की भी एक सहायक नदी है बनास नदी, और ये बनास नदी जो है वो क्या करती है? राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को माही रिवर 2 बार लिम्पोपो रिवर 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कांगो रिवर 2 बार काटती है। और बनास रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। तो ये हमारी लॉन्ग लैटिट्यूड यानी ये हमारी अक्षांश रेखाएं थी जो एक बार में आपको फिर से थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझाना चाहूंगा। पहली चीज, ये दोनों ही इमेजिनरी लाइन है, वास्तव में कहीं ऐसी लाइनें नहीं खिंची हुई हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं कच्छ उपरन एक बार घूमने गया, मैंने देखा रास्ते में जो है सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से होकर के जो है वो गुजरती है। दूसरी चीज, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं और ये अर्थ के पृथ्वी के सर्कल से, जैसे आपने अर्थ का ये सर्कल बनाया, ये इक्वेटर बनाई और आपने यहां अर्थ का जो है सेंटर मान लिया, और यहां से आपने ये जैसे 50 डिग्री 50 डिग्री नॉर्थ का एंगल बना के इस पर एक सर्कल बना दिया। यही सर्कल जो है वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या जो है अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या ग्लोब पर 179 और मैप पर 181 होती है। इक्वेटर से, इक्वेटर वाला जो पोल होता है वो सबसे बड़ा होता है, और इक्वेटर
इक्वेटर वाला जो सर्कल होता है, मैं माफी चाहूंगा, इक्वेटर वाला जो वृत्त होता है, ये सबसे बड़ा सर्कल, ये सबसे बड़ा सर्कल या सबसे बड़ा वृत्त होता है। और पोल्स की ओर चलने पर इनका आकार जो है वो क्या होता जाता है, रिड्यूस यानी घटता जाता है। और गुण अगर इनकी जो है प्रॉपर्टीज, एक मेन प्रॉपर्टी की बात करें तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, रेखाओं का मतलब होता है जो कभी एक दूसरे को क्रॉस ना करें, और ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं क्योंकि ये अर्थ पर बनने वाले क्या हैं, सर्कल हैं। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट वन आगे डिस्कस करते हैं। और अगला क्या कह रहा है सर, इनके बीच की दूरी को जोन कहा जाता है जो 111.13 किलोमीटर होती है, और नॉर्थ और साउथ से इन्हें इंडिकेट किया जाता है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक रेखा है, नीचे मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा है। अफ्रीका से होकर ये तीनों लाइनें निकलती हैं, और 49th नॉर्दर्न लैटिट्यूड या 49th पैरेलल लाइन जो है वो क्या करती है, कनाडा को अमेरिका से अलग करती है। उसके बाद जो है 38 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। 24 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये गुजरात में पाकिस्तान को भारत से अलग करती है। फिर ये वो देश है जिनसे होकर के इक्वेटर, ये वो देश है जिनसे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिससे कैप्रिकॉन होकर के गुजरती है। फिर ये तीन नदियां मैंने आपको बताई थी, लिम्पोपो रिवर और कांगो रिवर। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वन अगला देखते, अगली अपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, वो है अपनी देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड्स। देखिए अर्थ पर, पृथ्वी पर क्या साहब, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को, यानी ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है सर, साउथ पोल है। और इन्हीं को मिलाने वाली रेखाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। लेकिन हमें याद रखना है ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हैं, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हैं, या हम इसे ईस्टर्न हेमोस्फीयर भी कह सकते। और जो रेड वाला आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न हेमोस्फीयर है। ये आप जो देख रहे हैं ये प्राइम मेरिडियन, मतलब ये प्रधान, जैसे अर्थ पर जैसे अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, वैसे ही आप समझिएगा, वैसे ही आप समझिएगा कौन सी लाइन, तो सर ये जीएमटी भी कह सकते हैं आप, प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं आप, 180 डिग्री भी कह सकते हैं आप। ये भी हमारी पृथ्वी को क्या करती है, दो भागों में बांटती है, देशांतर रेखाओं में। अच्छा, इनकी संख्या ये देखिए, क्योंकि ये अर्थ हमारी पृथ्वी गोल है इसीलिए इनकी संख्या जो है वो 360 होती है। 360 डिग्री का एंगल ये जो है वो बना सकती हैं, लेकिन 360 एंगल होते नहीं है। क्यों नहीं होते सर, क्योंकि आप देखिएगा ये 180 या कह सकते हैं 179 इधर और 179 इधर। आप कहेंगे सर 179 और 179 को जोड़ें तो ये आएगा 358 के अप्रॉक्स पहुंचेगा, बट कि ये संख्या तो 360 लिखी है। सर आप देखिएगा ये जीएमटी है, ये ग्रीनविच मिनी टाइम लाइन है, और यही पीछे से क्या होती है 180 डिग्री है। ये पूरा एक सर्कल है, ये एक पूरा क्या है, प्रॉपर सर्कल है। चलिए नेक्स्ट वन, इसमें भी दो लाइन है, जैसे आपने वहां कहा वहां लॉन्ग लैटिट्यूड में आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल को देखा है, वैसे यहां आप ये दो मेन लाइन को देखेंगे। पहली मेन लाइन जो है वो 0 डिग्री है, जिसे जीएमटी यानी ग्रीनविच मिनी टाइम कहा जाता है। ये लाइन एक्चुअली ग्रीनविच लैब से होकर के निकलती है लंदन में, इसीलिए इसे जीएमटी कहा जाता है। और दूसरी लाइन जो इसी के, ये हमारी अर्थ का फ्रंट है और ये बैक है, बैक में यही लाइन 180 डिग्री बन जाया करती है।
और ये जो 180 डिग्री है, ये जो 180 डिग्री है, यही जो है क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। यही इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। देखिए ये लाइनों की अगर प्रॉपर्टीज को हम देखें, लॉन्गिट्यूड्स की प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें, तो ये लाइनें क्या करती हैं, नॉर्थ और साउथ को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में जोड़ती हैं। ये एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल नहीं होती हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर नहीं होती हैं। अक्षांश रेखा पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल नहीं होती हैं। हां, हमें एक बात और समझनी चाहिए। देखिए इन रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए यहां आप समझिएगा, इनके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या किया, कवर किया कि इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जबकि पोल्स पर यह 0 किलोमीटर होती है। ऐसा क्यों कहा गया, तो जरा इसको थोड़ा सा मैप को देखिएगा और समझिएगा। यहां ये दूरी 111.3 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि हम पोल्स की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये डिस्टेंस क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। और पोल्स पर जाकर के तो ये लाइनें क्या होती हैं, आपस में मिल जाती हैं। पोल्स पे जाकर के, ध्रुवों पे जाकर के ये लाइनें मिल जाती हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है या गोर कहा जाता है। और ये जो है सबसे ज्यादा कहां होती है, तो ये जो है सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होती है। पोल्स की ओर जैसे हम लोग चलते जाएंगे, वैसे ये डिस्टेंस जो है वो क्या करती है, कम होती जाती है। हां, और एक बात याद रखिएगा, और कंसेप्ट है, सीधा सा कंसेप्ट है कि ये लाइनें क्या करती हैं, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं। इसीलिए ये ग्लोब पर बनने वाला ये भी क्या होता है, एक ग्रेट सर्कल। इसमें हर सर्कल का आकार क्या होता है, बराबर होता है। जबकि लैटिट्यूड में 0 डिग्री सर्कल सबसे बड़ा, फिर धीरे धीरे वो सर्कल जो है वो छोटे होते जाते हैं जब आप पोल्स की ओर चलेंगे तब। अच्छा, फिर देखिएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से विभाजित ग्लोब का एक हिस्सा पूर्वी तथा दूसरा पश्चिमी गोलार्ध, अभी मैंने आपको समझाया था। और देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। जरा इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं और ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक बात समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि अक्षांश रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी, अक्षांश रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी और देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी। पहली चीज, दोनों रेखाओं की जरूरत, अगर दोनों का संयुक्त रूप से बात की जाए तो दोनों की जरूरत टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, किसी स्थान की स्थिति निकालने के लिए, किसी स्थान की स्थिति निकालने के लिए दोनों रेखाओं की जरूरत होती है। एक बात, दूसरी बात समझिएगा, अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड्स ये क्या करते हैं, तो अक्षांश रेखाएं अर्थ पर टेम्परेचर, पृथ्वी पर जो है वो तापमान दिखाते हैं। अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23 हाफ एंड 23 डिग्री हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड, इनके बीच का जो एरिया वो सबसे ज्यादा गर्म, इसे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं यानी उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और यहां से इक्वेटर से धीरे धीरे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ेंगे, वैसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर में यानी तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो ये अर्थ पर टाइम को दिखाती हैं, समय को। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर, जैसे ये मेरा कलम क्या है, सूर्य है, और ये ग्लोब यानी ये क्या है, अर्थ है, और इस पर आप समझिए पूरा 360 जो है वो देशांतर बने हुए, ये अपनी एक्सिस पर घूम रही है। हर
एक देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरना होता है। यानी ये अर्थ पर किसको दिखाती हैं? टाइम को दिखाती हैं, ये अर्थ पर समय को दिखाती हैं। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड जो है वो टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, एंड देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम को डिनोट करते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन हां, चलते चलते मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत ही औसम सा बताना चाहूंगा कि 0 डिग्री ये तो जीएमटी है, ग्रीनविच मिनी टाइम है, और यही इसी के सापेक्षी किसी भी देश का समय टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है। और भारत का समय वो तो जीएमटी यानी जीएमटी जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इलाहाबाद नैनी से वो लाइन निकलती है, और भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर के निकलती है। हां, एक क्वेश्चन ये भी आपको समझना चाहिए, एक क्वेश्चन ये भी आपको समझना चाहिए, यानी जैसे ये हमारा अर्थ है, जैसे ये हमारा क्या है? अर्थ है, जैसे ये हमारा अर्थ है, और इसमें ये इक्वेटर है, और इसमें ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यानी ये दोनों जहां मिलती हैं वो क्या है? अटलांटिक ओशियन, यानी अटलांटिक महासागर में ये एक दूसरे को जो है वो क्रॉस करती हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में एक दूसरे को, भारत में ये एक दूसरे को जहां क्रॉस करती हैं वो जगह है पत्थरगांव। पत्थरगांव जो है ये जगह है जो कहां है सर? तो ये है आपकी सोनेट तहसील, सोनेट तहसील जिरा कोरिया। ये बोबाला नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं है, ये बोबाला नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है कोरिया, और सोनेट तहसील है, और पत्थरगांव गांव है। जहां क्या होता है? जहां आपका ये टाइमलाइन यानी समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये दोनों आपस में जहां मिलती हैं आप ध्यान से देखेंगे तो वो कहां है? छत्तीसगढ़ का पत्थरगांव। आपको यहां दिखेगा, ये वो लोकेशन है जो कि छत्तीसगढ़ का पत्थरगांव सोनेट तहसील में है, और जिला है कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया वाला कोरिया आप ना समझ लीजिएगा। तो ये अपना टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर।